महाभारत आरंभ भाग 13। 12 वर्ष का कठिन वनवास अंततः समाप्त हुआ। पांडवों ने इस अवधि में अनेक कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने धैर्य, धर्म और एकता का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, अपनी शक्ति और कौशल को बढ़ाया और भविष्य के संघर्ष के लिए स्वयं को तैयार किया। अर्जुन ने देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, जो उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा चुके थे। वनवास की समाप्ति के बाद पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। इस अवधि में उन्हें अपनी पहचान पूरी तरह से छिपानी थी। यदि वे पहचाने जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। यह अज्ञातवास उनके लिए एक और कठिन परीक्षा थी, जिसमें उन्हें न केवल अपनी पहचान छिपानी थी, बल्कि किसी भी प्रकार के संदेह से भी बचना था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ विचार विमर्श किया कि अज्ञातवास कहां और कैसे बिताया जाए। उन्होंने ऐसे स्थान की तलाश की जहां वे आसानी से छिप सकें और जहां उनके कौशल और शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़े। अंततः उन्होंने विराट देश में रहने का निर्णय लिया। विराट देश के राजा विराट एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक थे और उनका राज्य अपेक्षाकृत शांत और सुरक्षित माना जाता था। पांडवों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग अलग वेश धारण किए। युधिष्ठिर ने कंक नामक एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा विराट के दरबार में एक सलाहकार और पासे के खिलाड़ी के रूप में सेवा करने लगे। भीमसेन ने वल्लभ नामक एक रसोइये का वेश धारण किया और राजा विराट के रसोई घर में काम करने लगे। अपनी असाधारण शक्ति के कारण वे भारी भरकम काम आसानी से कर लेते थे। अर्जुन ने बृहन्नला नामक एक नपुंसक नर्तक और संगीत शिक्षक का वेश धारण किया और राजकुमारियों को नृत्य और संगीत सिखाने लगे। उर्वशी के शाप के कारण उन्हें यह वेश धारण करने में आसानी हुई। नकुल ने ग्रंथिक नामक एक अश्वपालक का वेश धारण किया और राजा विराट के घोड़ों की देखभाल करने लगे। वे अश्वों की नस्ल और उनकी देखभाल के बारे में गहरा ज्ञान रखते थे। सहदेव ने तंत्रिपाल नामक एक गौशाला अध्यक्ष का वेश धारण किया और राजा विराट की गायों की देखभाल करने लगे। उन्हें पशुओं की देखभाल और उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी थी। द्रौपदी ने सैरंद्री नामक एक दासी का वेश धारण किया और रानी सुदेशना की सेवा में लग गईं। अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के कारण वे रानी की प्रिय दासी बन गईं। इस प्रकार पांडवों ने अपनी पहचान छुपाकर विराट देश में प्रवेश किया और राजा विराट के दरबार में अलग अलग भूमिकाएं निभाने लगे। उन्होंने सावधानी बरती और एक दूसरे से गुप्त रूप से मिलते रहे, अपनी असली पहचान किसी पर भी प्रकट नहीं होने दी। विराट देश में रहते हुए पांडवों ने अपनी अपनी भूमिकाओं को पूरी निष्ठा से निभाया। युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा विराट को सलाह दी। भीमसेन ने रसोई में अद्भुत व्यंजन बनाए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन गुप्त रूप से किया। अर्जुन ने राजकुमारियों को नृत्य और संगीत सिखाया। नकुल ने घोड़ों की देखभाल में कुशलता दिखाई और सहदेव ने गौशाला का प्रबंधन कुशलता पूर्वक किया। द्रौपदी ने रानी सुदेशना की सेवा करके उनका विश्वास जीता। पांडवों का अज्ञातवास विराट देश में सावधानी और चतुराई से चल रहा था। उन्होंने अपनी पहचान को सफलतापूर्वक छिपाए रखा और किसी को भी उन पर संदेह करने का अवसर नहीं दिया। लेकिन अज्ञातवास की यह अवधि आसान नहीं थी। पांडवों को हर पल अपनी पहचान छिपने का खतरा बना रहता था और उन्हें ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता था जहां उन्हें अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करना पड़ सकता था, जिससे उनकी पहचान उजागर हो सकती थी। आगे क्या होगा? क्या पांडव सफलतापूर्वक अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर पाएंगे? भाग 13 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 14। विराट देश में अपने अपने वेशों में रहते हुए पांडवों ने पूरी सावधानी बरती कि उनकी असली पहचान किसी के सामने न आए। युधिष्ठिर कंक के रूप में राजा विराट के प्रिय सलाहकार बन गए। अपने ज्ञान और नीतिशास्त्र के गहरे ज्ञान से वे राजा को महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देते थे और राजा उन पर पूरा भरोसा करते थे। भीमसेन वल्लभ के रूप में
राजा के रसोई घर में अद्भुत और स्वादिष्ट भोजन बनाते थे। उनकी शारीरिक शक्ति कभी कभी अनजाने में ही प्रकट हो जाती थी, जैसे कि भारी बर्तन उठाना या मुश्किल काम आसानी से कर लेना, जिससे कुछ लोगों को आश्चर्य होता था, लेकिन उनके रसोइये के वेश के कारण किसी को संदेह नहीं हुआ। अर्जुन बृहन्नला के रूप में राजकुमारियों और अन्य महिलाओं को नृत्य और संगीत सिखाते थे। उनकी कोमल और स्त्रियों जैसी वेशभूषा उनके महान धनुर्धर के रूप को पूरी तरह से छिपा लेती थी। हालांकि कभी कभी उनके भीतर का योद्धा जाग उठता था, खासकर जब वे राजकुमारियों को युद्ध कला के कुछ पहलू सिखाते थे। नकुल ग्रंथिक के रूप में राजा विराट के अश्वशाला की देखभाल करते थे। उनके द्वारा लाए गए घोड़ों की नस्ल और उनकी उत्कृष्ट देखभाल ने राजा को बहुत प्रभावित किया। अश्वों के प्रति उनका गहरा प्रेम और ज्ञान स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। सहदेव तंत्रिपाल के रूप में राजा की विशाल गौशाला का प्रबंधन कुशलतापूर्वक कर रहे थे। पशुओं के स्वास्थ्य और उनकी आवश्यकताओं की उन्हें गहरी समझ थी, जिसके कारण राजा की गौशाला पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गई थी। द्रौपदी सैरंध्री के रूप में रानी सुदेशना की प्रिय दासी बन गई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और सेवाभाव ने रानी का हृदय जीत लिया था। रानी अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर उनकी राय लेती थी। एक दिन रानी सुदेशना के भाई और राजा विराट के सेनापति कीचक ने सैरंध्री द्रौपदी को देखा और उस पर मोहित हो गया। कीचक अपनी शक्ति और दर्प के लिए जाना जाता था और उसने द्रौपदी को परेशान करना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कीचक अपनी दुष्ट इच्छाओं पर अड़ा रहा। द्रौपदी ने भीमसेन से गुप्त रूप से मिलकर कीचक के अत्याचार के बारे में बताया और उससे रक्षा करने की प्रार्थना की। भीमसेन क्रोध से भर उठे, लेकिन युधिष्ठिर के आदेश के कारण उन्हें तुरंत कोई कार्रवाई करने से रुकना पड़ा। युधिष्ठिर ने उन्हें धैर्य रखने और सही समय का इंतजार करने के लिए कहा। द्रौपदी ने रानी सुदेशना से भी सहायता मांगी, लेकिन कीचक का प्रभाव इतना अधिक था कि रानी भी उसकी मदद करने में असमर्थ थी। अंततः द्रौपदी ने भीमसेन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कीचक को रात में एक निश्चित स्थान पर मिलने के लिए कहा। जब कीचक उस स्थान पर पहुंचा तो वहां अंधेरे में भीमसेन पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। भीमसेन ने कीचक को पकड़ लिया और एक भयंकर द्वंद्व युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। कीचक की मृत्यु से पूरे विराट देश में सनसनी फैल गई, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि उसे किसने मारा। लोगों ने यही समझा कि किसी अज्ञात शक्तिशाली योद्धा ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की है। एक और घटना तब घटी जब राजा विराट के घोड़ों को कुछ चोर चुरा ले गए। नकुल, जो अश्वों के प्रति अपने प्रेम और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, बहुत दुखी हुए। भीमसेन ने अपनी शक्ति से चोरों का पीछा किया और अकेले ही उनसे युद्ध करके सभी घोड़ों को वापस ले आए। इस घटना से राजा विराट बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वे यह नहीं जान पाए कि यह पराक्रम किसने दिखाया। विराट देश में अज्ञातवास पांडवों के लिए आसान नहीं था। उन्हें हर पल अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी और अपमान और खतरों का सामना करना पड़ता था। द्रौपदी को कीचक के अत्याचार से बहुत दुख हुआ, लेकिन भीमसेन ने गुप्त रूप से उसकी रक्षा करके अपने पराक्रम का परिचय दिया। अज्ञातवास का अंतिम वर्ष तेजी से बीत रहा था। पांडवों ने हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। अब यह देखना था कि क्या वे बिना अपनी पहचान उजागर किए इस अंतिम वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। आगे क्या होगा? भाग 14 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 15। विराट देश में पांडवों का अज्ञातवास अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। उन्होंने सावधानी और चतुराई से अपनी पहचान को छिपाए रखा था, लेकिन नियति शायद उनके लिए कुछ और ही योजना बना रही थी। एक दिन कौरवों ने विराट देश पर आक्रमण कर दिया। उन्हें गुप्तचरों से पता चला था कि विराट देश में शक्तिशाली योद्धा छिपे हुए हैं और उन्हें संदेह था कि ये पांडव हो सकते हैं।
दुर्योधन ने अपनी सेना के साथ विराट देश की गायों को चुराने की योजना बनाई, यह सोचकर कि यदि कोई शक्तिशाली योद्धा होगा तो वह अवश्य ही गायों की रक्षा के लिए सामने आएगा और इस प्रकार उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। जब कौरवों ने विराट देश की सीमा पर आक्रमण किया और गायों को हरण करना शुरू कर दिया, तो राजा विराट की सेना उनके सामने टिक नहीं पाई। राजा विराट के पुत्र राजकुमार उत्तर, जो युवा और वीर तो थे लेकिन अनुभवहीन थे, कौरवों का सामना करने के लिए आगे आए। राजकुमार उत्तर ने बृहन्नला, अर्जुन से अपना सारथी बनने का अनुरोध किया। अर्जुन, जो अपनी पहचान छिपाए हुए थे, इस अवसर को भांप गए। यह उनके लिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करने का एक मौका था, वह भी अपनी पहचान को पूरी तरह से उजागर किए बिना। उन्होंने राजकुमार उत्तर के सारथी बनने के लिए सहमति दे दी। राजकुमार उत्तर अपने रथ पर सवार होकर बृहन्नला के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़े। कौरवों की विशाल सेना को देखकर राजकुमार उत्तर भयभीत हो गए और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। वे रथ से कूदकर भागने लगे। बृहन्नला, अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को रोका और उन्हें समझाया कि एक राजकुमार को इस प्रकार डरपोक नहीं होना चाहिए। जब राजकुमार उत्तर किसी भी तरह युद्ध करने के लिए राजी नहीं हुए, तो बृहन्नला ने उनसे रथ की बागडोर संभालने के लिए कहा और स्वयं धनुष उठा लिया। बृहन्नला ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को उठाया, जो उन्होंने अज्ञातवास के दौरान एक सुरक्षित स्थान पर छिपा रखा था। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और कौरवों की विशाल सेना पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन के अचूक बाणों से कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महान योद्धा भी अर्जुन के बाणों के सामने टिक नहीं पाए। अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को परास्त कर दिया और विराट देश की गायों को वापस छुड़ा लिया। राजकुमार उत्तर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन के अद्भुत पराक्रम को देखते रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नपुंसक नर्तक इतना शक्तिशाली योद्धा हो सकता है। जब अर्जुन विजयी होकर वापस लौटे, तो राजा विराट और उनके दरबारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजकुमार उत्तर ने अर्जुन के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उनके अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा की। इस घटना के बाद राजकुमार उत्तर ने अपनी बहन राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ करने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे विराट और पांडवों के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए। विवाह के अवसर पर पांडवों ने अपनी असली पहचान राजा विराट और उनके दरबारियों के सामने प्रकट कर दी। यह जानकर राजा विराट और उनके सभी लोग आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए कि उनके यहाँ अज्ञातवास कर रहे ब्राह्मण वास्तव में धर्मात्मा पांडव थे। उन्होंने पांडवों का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया और उनके साथ अपने गठबंधन को और भी दृढ़ किया। कौरवों का आक्रमण पांडवों के अज्ञातवास के रहस्योद्घाटन का कारण बना। अर्जुन के अद्भुत पराक्रम ने न केवल विराट देश की रक्षा की, बल्कि पांडवों की पहचान को भी सबके सामने ला दिया। अब पांडव अज्ञातवास की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुके थे और वे अपने अगले कदम की तैयारी करने के लिए स्वतंत्र थे। पांडवों की पहचान उजागर होने के बाद अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वे कौरवों से अपना राज्य वापस मांगने के लिए युद्ध करेंगे? विराट देश के साथ उनका गठबंधन उन्हें कितनी शक्ति देगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। भाग 15 समाप्त।